नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 35 वीडियो आने वाली है। इन 35 में से आप आज 16वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 15 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे होंगे। साथ ही साथ बता दूं, एग्जाम की डेट बाहर आ गई है, तो अब ये क्लास आपको रोजाना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोगों को भी जो है अटेंड करना है ताकि आपको एग्जाम में पूर्णतः फायदा मिल सके। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं, और सभी प्रश्न फैक्ट के साथ होगी, तो फैक्ट को जरूर कवर करते जाना है। पहला प्रश्न है, 2 फरवरी 2024 को मनाया गया विश्व आर्द्र दिवस का थीम क्या था? देखिए, आप जानते हैं कि 2 फेब को हम प्रति वर्ष जो है अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 2024 में मनाया गया अभी 10 दिन 5 दिन पहले, है ना, तो इसमें थीम क्या रखा गया है? तो इसमें थीम रखा गया था आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इसकी इतिहास समझते हैं। हो सकता है कि करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन ना पूछ के इसके इतिहास से क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले अगर आपको कोई कहे कि ये रामसर जो जगह है ये कहाँ पर है, तो बताइएगा ये ईरान का एक छोटा सा शहर है रामसर। ठीक है, रामसर में जो पहली बैठक हुआ था इस मुद्दे पे, ये कब हुआ था? तो आप कहोगे 1971 ईस्वी में हुआ था। 2 फरवरी कॉमन है भाई, ठीक है, तो 1971 में। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि पहली बार हमने विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया, तो हमने मनाया था दादा 2 फरवरी 1997 को। ठीक है, तो ये 3 बात यहाँ से रखेंगे। और आपने थीम देखा इस बार का जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हमने सेलिब्रेट किया है, ये कहाँ पर किया है? सिरपुर झील में किया है। ये कहाँ पे है? इंदौर के अंदर है। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। लगातार 6ठी 7वीं बार अभी भी इंदौर ही अपने प्रथम स्थान पे काबिज है ना, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस को भी हमने इंदौर में ही सेलिब्रेट किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार 2024 में नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये अब बाइनियल है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटे जाने का डे है। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। आर्द्र भूमि दिवस 2024 के अवसर पे भारत में 5 स्थलों को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए, कदम कदम पर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है करंट से ना पूछे, इसमें जो 5 है उनमें से एक पूछ दे ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कान खोल के सुनिएगा, है ना। तो 5 स्थलों को रामसर में जो चिन्हित किया गया है ये है आपका 3 स्थल। तो आपका ये है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासनी मुहाना और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। ये तीनों कर्नाटक के हैं, जबकि 2 तमिलनाडु के हैं। ये कौन से हैं? कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो 3 कर्नाटक से आ गया है, 2 तमिलनाडु से आ गया है, हो गया है 5। और पहले था 75, तो 75 में 5 ऐड कर देंगे। गणित आप हमसे बेटर जानते हैं। 80 साइट हो गया है इंडिया में। तो अगर आपसे पूछे अब रामसर साइट कितने हैं इंडिया में, तो 80 है। इसके अलावा देश में तमिलनाडु राज्य सबसे टॉप पे बैठे हैं अपने रामसर साइट को चिन्हित करवाने के लिए, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार से हमने इसे और रिलेट करके बताया था कि भाई जीआई टैग में भी सबसे पहले स्थान पे आपका तमिलनाडु है और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का जीआई टैग में। तो दोनों में रामसर साइट कहे चाहे जीआई टैग कहे, पहला स्थान तमिलनाडु का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा भारत में प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील को नॉमिनेट किया गया था रामसर स्थल के रूप में। और प्रथम रामसर शहर अभी अभी घोषित हुआ है उदयपुर। उदयपुर को हम वैसे भी झीलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को। और उदयपुर का गठन किसने किया था या फिर कौन बसाया था?
तो उदय सिंह सेकंड ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजा उदय सिंह सेकंड के द्वारा उदयपुर और जयपुर आपसे पूछा जाता है कि इसको कौन बसाया था, ठीक है। इनके अलावा भारत में नागरिकता किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है? देखिए, जो आपका नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, ये किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो नागरिकता आपका प्रदान करते हैं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, है ना। होम वाला जो मिनिस्टर है, जो अभी अमित शाह इनसे जुड़े हुए हैं, तो यही मिनिस्टर आपको मंत्रालय जो है नागरिकता देता है, लेता है, ठीक है। नागरिकता छीना भी जाता है और समाप्त भी होती है। कई प्रावधान है जो मैं आपको पास्ट के क्लास में बता चुके हूँ। फिर भी नागरिकता से संबंधित जो आपके संविधान के भाग है, ये भाग 2 है। भाग 2 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं? तो 5 से 11 तक। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 10 तक भाग और विथ आर्टिकल जरूर याद रखें। आपके एग्जाम में मैंने जब भी आर्टिकल पूछते देखा, 1-2 अपवाद है, जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये सब क्या है? तो ये सब एक्सेप्शनल चीज है, काफी इंपोर्टेंसी रखती है एग्जाम के लिहाज से, इसीलिए दूर दराज के आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। नहीं तो जो आर्टिकल है अधिक से अधिक डीपीएसपी मंत्री परिषद तक पहुंचते पहुंचते ही पूछा जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 1 में जो है ये आपका 1 से 4 तक आर्टिकल है, इसमें संघ राज क्षेत्र है। और मैंने कैसा बताया था कि आर्टिकल 3 के थ्रू बाहर के राज्य को मिलाना, सीमा परिवर्तन, बाउंड्री परिवर्तन, ये सब करना, है ना। इनके अलावा 5 से 11 जो है ये नागरिकता का प्रावधान है, जो भाग 2 में है। 12 से 35 मौलिक अधिकार का प्रावधान है, भाग 3 में है। 36 से 51 भाग 4 में है, डीपीएसपी का प्रावधान है। 52 से 151 इसमें संघ की व्यवस्था है। संघ मतलब केंद्र से संबंधित तथ्य रहेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इधर आ जाएंगे। इनके अलावा 152 से लेके 237 तक ये भाग 6 में आ जाएगा। इस प्रकार से चलता रहता है, आपको याद रखना है। फिर 9 में ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं भाग में चला गया था। संविधान जब बन के तैयार हुआ था तब भी 22 भाग था और अब भी 22 भाग है, लेकिन अभी क्या फर्क है? तो अभी 4 से 4 का ए बन गया है, 9 से 9 का ए बन गया है और 9 से 9 का बी भी बन गया है। तो ये 3 जो है एडिशनल जुड़ गए हैं, तो 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। भारत में नागरिकता कई प्रकार से लिए जा सकते हैं और कई प्रकार से गवाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी विदेशी नागरिक को बिना बताए या फिर कैसे भी करके आप अपना लिए, मान लीजिए आप अमेरिका गए, वहां नागरिकता मिल गई आपको, तो इंडिया का नागरिकता आपको स्वतः समाप्त माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कई क्राइटेरिया है कि इतने साल रहने के बाद आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके माता पिता कोई भी एक इंडिया के हैं और अगर आप विदेशी भी हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। इस प्रकार से कई प्रावधान हैं। इनके अलावा भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। हमारे यहाँ एकल नागरिकता की फैसिलिटी है ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय प्रणाली और भी बहुत सारे विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका, ये सब लिया गया है। भारत में नागरिकता के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि कुछ पद जो है ना, ये सिर्फ प्योरली इंडियन आदमी को ही दिया जाएगा। कौन सा पद भाई? तो जैसे राष्ट्रपति सिर्फ भारत के नागरिक ही बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को ही दिया जाएगा, है ना। कोई बाहर से आए हुए आदमी को नहीं दिया जाएगा। इनके अलावा जो लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने का अधिकार है, ये भी जो सिटीजन होंगे इंडिया के उन्हीं को है। इनके अलावा नागरिकता अधिनियम पहली बार कब बनी थी? 1955 में बनी थी। 2019 में इनमें संशोधन किया गया था। इनके अलावा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ जो है हमें देसी नागरिक जो है उन्हीं पे लागू होता है। यह मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19 और 29, ये सिर्फ जो है देसी नागरिक को प्राप्त है। बाद बाकी आर्टिकल 20, 21 ये सब विदेशियों को भी प्राप्त है। और 21 आर्टिकल के बारे में हमने क्या बताया था, कुछ मामले में 20 और 21 आर्टिकल कैसा है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। नहीं बदलती मतलब, है ना, जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट और आपका डीपीएसपी में क्या फर्क है।
तो फंडामेंटल राइट जो है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, विशेष परिस्थिति में ये परिवर्तनीय मतलब बदल सकता है, लेकिन डीपीएसपी कभी भी नहीं बदलता है। फिर भी जो आर्टिकल 21 है वो कभी नहीं बदलती है, ये क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है? देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनके क्या क्या विशेषता है, उनमें से एक कौन सा नहीं है आपको पहचानना है। अधिकतम लाभ, इनके सबसे पहला मोटो होता है मैक्सिमम लाभ गेन करना। निजी क्षेत्र का स्वामित्व, बहुत अच्छा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, ज़्यादातर जो डोर रहते हैं अर्थव्यवस्था का वो निजी कंपनी के हाथ में रहती है। सामाजिक हित के साथ लाभ, तीव्र विकास दर, लाभ कमाएगा तो तीव्र विकास दर की मंशा जरूर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत आंसर है ना। ये जो सामाजिक हित के साथ लाभ है ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है एक मेन जो है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, तो इसीलिए यह गलत है। इनके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित विशेषता है, जैसे निजी क्षेत्र का स्वामित्व, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ग्राहक की संतुष्टि, कीमत व मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित, असमानता की समस्या, ठीक है। अब देखिए असमानता की समस्या क्यों आएगी, तो समझ ही रहे हैं कि निजी क्षेत्र का ज़्यादा स्वामित्व होता है इसमें। इसके अलावा कीमत जो है इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। पूर्ति ज़्यादा हो रही है, कीमत घट जाएगी, है ना। पूर्ति कम हो रही है, प्रोडक्शन फैक्ट्रियां कम कर रहे हैं, तो जो है दाम बढ़ जाएगा, है ना। जनरली यही होता है पूरे इकोनॉमिक्स में, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा हटके है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण देश कौन सा है? अमेरिका। इतने आगे निकल गए। इनके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अपने यहाँ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक हित के साथ लाभ देखा जाता है कि भाई आदमी को घाटा भी ना हो और लाभ भी हो। इसका मतलब लाभ की मंशा और सामाजिक हित दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन पूंजीवादी में पहले लाभ की मंशा होती है, ठीक है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसमें जितनी सरकार की आपका मतलब डोर रहता है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे, उतने ही निजी क्षेत्र यानी मिली जुली है। इसके अलावा इसमें विकास दर मध्यम हो सकते हैं, हालांकि तीव्र करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मध्यम रहता है। इनके अलावा भारत और रूस ऐसे देश है जहां पे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो रूस तो कितने आगे हैं और हम भी आगे, हम कहां पीछे हैं। इनके अलावा बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो बंद अर्थव्यवस्था से ज्यादा नहीं सोचना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है। बंद मतलब क्लोज, तो जहां पे आयात निर्यात की प्रोसेसिंग बंद हो चुकी है जो किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश में, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ पे किसी देश को आपको इंगित करता है या फिर इंडिकेट करता है, किसी देश की तरफ इशारा कर रहा है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। बंद अर्थव्यवस्था मतलब किसी देश की वैसी अर्थव्यवस्था जो है ना जहाँ पे निर्यात और आयात किसी भी कारण से बैन हो, या तो बैन कर दिया गया हो या फिर करना ही न चाहता हो, ठीक है, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा लॉरेंज या गिनी वक्र, ये क्या होता है, ये आय में असमानता को दर्शाता है। ये भी 5 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आय के असमानता को दर्शाने के लिए हम किस वक्र का यूज करते हैं? लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र, इस प्रकार से ऑप्शन रहता है, तो लॉरेंज वक्र आप मारिएगा। इनके अलावा समाजवादी या केंद्रीय अर्थव्यवस्था भी एक होता है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण के साथ साथ विकास दर कम तथा प्रतियोगिता कम होता है। ये प्रतियोगिता क्या है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी प्रकार से बिजनेस में भी प्रतियोगिता होता है। और मैंने आपको बता चुका है एकाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, और मैंने इसे बताने समझने के लिए आपको, है ना, बाजार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो बाजार जो एकाधिकार है ना, मतलब एक ही आदमी बेचने वाला, दुनिया भर का खरीदने वाला। अल्पाधिकार, इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब बहुत सारे बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है, दाम एकदम स्थायित्व को बनाए रखता है, मतलब उछाल नहीं रहता है कि कोई 10 रुपये बेच रहा है, कोई 100 रुपये बेच रहा है, क्योंकि सबको बेचना है ना, बहुत सारे बेचने वाला रहेगा तो दाम क्या होता है, ग्राहक के फेवर में रहता है, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित अधिनियम कानून से संबंधित वर्ष में किसका मिलान सही है? इल्बर्ट विधेयक 1883 में आया था क्या? वर्नाक्युलर पैक्ट 75 में आया था क्या? रॉलेट एक्ट 1853 में आया था?
पिट्स इंडिया एक्ट 1872 में आया था, तो देखने से एक ही पता चलता है कि इल्बर्ट विधेयक 1883 सही है। यह एक विवादास्पद आपका जो है विधेयक था, ठीक है। इस विधेयक में क्या कहा गया था कि देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी बड़े बड़े पोस्ट है, जो भी मतलब एक सुप्रीमेसी तय करता हो, ऐसे पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त होते थे या फिर अंग्रेजी बच्चा ही नियुक्त होते थे। जो इंडियन थे वो कितना भी पढ़ लिख ले तो उनको ऐसा पोस्ट नहीं दिया जाता था, उनको बनाया जाता था सेना, है ना, उनको बनाया जाता था भाई हवलदार, है ना, ताकि जो है आप अपने भाई को मारते रहो और भी दुश्मनी ज्यादा बढ़ाते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको पोस्ट दिया जाता था अंग्रेज के समय। तो ये जो इल्बर्ट विधेयक है, इसमें क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग अगर कोई क्राइम करता है तो जो भारतीय मूल के जज है उनको भी उनकी फैसला सुनवाई की अधिकार दिया जाए, ऐसा एक बिल लाया गया। हालांकि ये पूर्णतः सफल नहीं हुआ क्योंकि ये इंडिया के हित में था और वो तो हित चाहते नहीं थे, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, ठीक है। इल्बर्ट विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। इस बिल को तत्कालीन वायसराय रिपन के द्वारा 1883 में पेश किया गया था। बाद में रिपन भी देखा कि बहुत ज्यादा हाथ पैर लोग मार रहे हैं तो ये भी शांत हो गए, ठीक है। तो हर युग में एक आध जो है अच्छा आवाज उठाने वाले होते हैं, उसमें भी रिपन सही था। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय पत्रकारिता पर अंकुश लगाने हेतु 1878 में लीटन के समय आया था और इसको भी समाप्त किया था रिपन ने। तो रिपन यहाँ पे दो काम आपने अच्छा देखा। इसके अलावा लगातार जो जनगणना होती है हमारी 1881 से लगातार 10 वर्षों पे, ये भी रिपन के समय ही हुआ था। इसी रिपन के समय, है ना, आर्म्स एक्ट लीटन के समय आया था, माफ कीजिएगा, लीटन के समय आया था आर्म्स एक्ट, है ना, वो भी 1878 में ही आया था आर्म्स एक्ट, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रॉलेट एक्ट क्या था, ये बिना अपील बिना दलील का इसे काला कानून भी कहा गया है और इसी का जो है कहीं ना कहीं जर रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड से, क्योंकि इसी के जो गिरफ्तारी हुए थे हमारे नेतागण, उन्हीं के बारे में हम विचार विमर्श करने के लिए बैठे थे जालियांवाला बाग में, तभी गोली चलाई गई जनरल ओडायर के आदेश से 1919 में। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है वैरेन हैंगस्टस के काल में। वैरेन हैंगस्टस के काल में 1774 में रोहिल्ला युद्ध होता है। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी क्या करता है ये, है ना। इसके अलावा 1783 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय की जो है स्थापना बनारस में किया गया था। देखिए वो BHU है जो आपका मदन मोहन मालवीय साहब जुड़े हुए हैं और इनका नाम ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और एक आपका जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया था और ये अभी SSC MTS में इस बार पूछा गया था, इस बार मतलब 2023 में। इसके अलावा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंसन के द्वारा, समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट 1780 में, ये सभी के सभी जो है वैरेन हैंगस्टस के काल में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैंने क्या कहा भैया, ये जो आपका एशियाटिक सोसाइटी है ये क्या करता है, लाइक लाइब्रेरी की तरह जो है आपके ऐतिहासिक तथ्यों को संजो के रखता है और आपको जानकारी मुहैया कराता है। इनके अलावा जो है यहाँ पे PDF संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ये आपका नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, CC सेम नंबर का व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करके दिया गया, आप बात कर सकते हैं। जो बच्चे SSC की एग्जाम देना चाहे और चाहे कि मेरी नंबर जो है मेरिट लायक हो तो जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा निम्न में से किस कोशिका द्रव कोशिकांक को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? अगर ठीक से इस क्वेश्चन को खाली समझ लिए तो आपका आंसर निकल आता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो नहीं निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको पता है कि मैं याद किताबी भाषा में नहीं देहाती भाषा में कराने की जिम्मेवारी लिया हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन को उसी अंदाज में आपको याद करवा कर देता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप फील कर रहे होंगे क्योंकि पढ़ते तो आप हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं, है ना। देखिए जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका होता है और जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, सबसे पहले तो ये पादप समुदाय में इस प्रकार की विविधता देखा जाता है मैक्सिमम टाइप से, है ना। बहुत सारे जैसे कवक है, कवक पादप जैसे दिखता है लेकिन पादप पूर्णतः है नहीं, तो कुछ अपवाद भी है ना। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है यूकेरियोटिक कोशिका है, ये क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये हमेशा गरीबी में जीता है, इसके पास हमेशा गरीबी लगी रहती है। गरीबी मतलब
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता इनके पास। किसके पास? प्रोकैरियोटिक के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कोशिकांग। अब कोशिकांग किसे कहते हैं मैंने बता दिया है कि भाई दुनिया में जो सजीव है उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई सेल, और इस सेल के भी कई सारे पार्ट। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल के भी कई सारे पार्ट, बीच में होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव, इस प्रकार से, है ना। इस कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में, तो बाद की बात है, लेकिन ये सब होता है इसमें। ठीक है, तो इन छोटे छोटे जो अलग अलग चीज है जिसका मैंने अभी नाम लिया उसे कोशिकांग कहते हैं, और समग्र जब एक साथ मिल जाए तो उसे हम कोशिका कहते हैं। बहुत सारे कोशिका से बनके कोई हिस्सा आपका अंग बनेगा, अंग का पार्ट बनेगा, फिर बहुत सारे अंग से मिलके कोई एक शरीर बनता है, चाहे हमारा चाहे है ना जानवर का। ठीक है भैया, ये सब है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है कि कोशिका द्रव, कोशिकांग जो यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ये किस लिए माना जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है ये 70S प्रकार के पाए जाते हैं, और जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी मात्रा में राइबोसोम की झलक पाई जाती है वो 70S प्रकार की होती है, जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर, है ना, इसे प्रोकैरियोटिक बनाता है। ठीक है फिर भाई, यही आंसर है। चलिए इसे पढ़ेंगे, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में करा था। इसका नामकरण बेंडा ने दिया था। सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। किसकी बात हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहता है, भी उपस्थित होते हैं। इसे कोशिका का श्वसन स्थल या पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर आपसे कल हो कि कोई पूछे कि भाई डीएनए कहाँ रहता है सेल के अंदर, तो आप कहते हो केंद्रक में, न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस ऑप्शन में न हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए थोड़ी मात्रा में रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, है ना। मैंने अभी कहा ये मान लीजिए ये यूकेरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है ये 70S प्रकार के होते हैं और यूकेरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। तो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना कुछ राइबोसोम है वो 70S प्रकार के ही पाए जाते हैं। इसीलिए यूकेरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद भी इसे प्रोकैरियोटिक का गुण देता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन सोचा होगा, कोई जाने वाले मतलब छोटा मोटा हस्ती तो होगा नहीं, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया है ना। ये मतलब आदिकाल से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे मैंने नहीं बनाया है। इनके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अलावा गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? कोशिका का पुलिसमैन, या फिर है ना ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, पुलिसमैन भी कहते हैं, और पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। इसका क्या काम होता है आपको मैं पहले ही बताया था, जहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उधर जो है एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इनके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल की खोज करा। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद क्या अलग है। कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये किसी भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पेड़ पौधों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करना। तो हमारे यहाँ तो प्रभु ने पहले ही स्केलेटन सिस्टम दे दिया है, तो हम तो पहले ही स्ट्रक्चर्ड है पहले से ही, है ना। तो हमें जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमें सेल वॉल नहीं दिए। सेल वॉल जो है ये पादप कोशिका को दिए। ठीक है, तो आप कहोगे पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। अब ये सेल वॉल की बनावट भी अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में अलग चीज के बने होते हैं, यूकेरियोटिक के अंदर अलग चीज के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में किसके बने होते हैं? अभी मैंने कहा गरीब कौन होता है? प्रोकैरियोटिक। तो गरीब है ना, तो बहुत सारे चीज नहीं तो कम से कम खाना तो अच्छा दो, मजबूती तो दो। तो इसीलिए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल वॉल बने होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, मजबूती की बनी होती है। लेकिन जो यूकेरियोटिक होते हैं उनके सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
कोशिका झिल्ली की बनावट किस चीज की होती है? तो लिपिड की, अर्थात लिपिड अगर ऑप्शन में ना रहे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कोशिका झिल्ली है। आपने कोशिका भित्ति देखा कि प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का था और यूकेरियोटिक में किसके थे? सेलुलोज के। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में प्रदर्शन के तौर पे रखा गया खेल सिंबलम का संबंध किस राज्य से है? ये मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि ये फिर से पूछे जाएंगे, ये पूछे ही जाएंगे, इसे 100% करके ही रखना, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का है। देखो खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना, ये तो ऑट टॉपिक रहता है, ठीक है, क्योंकि खेल भावना को जागृत करना ये भी मेन मकसद होता है किसी भी देश का, क्योंकि इससे जो है प्यार और बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां और बहुत सारे चीज शामिल है जो सुदृढ़ होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु का ये सिमलम जो है खेल है, एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म है तमिलनाडु का, है ना, जो लाठी चलाने की कला है तमिलनाडु में, इसे सिमलम कहते हैं। और इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो तमिलनाडु के अंदर ही हुआ, तो प्रदर्शन के तौर पे इस खेल को रखा गया था, मेडल इवेंट में इसे शामिल नहीं किया गया था। आगामी जो होगा उसमें पक्का शामिल करेगा। इस बार जो आपका बता दिया कलारीपट्टू, यह भी मार्शल आर्ट फॉर्म है, यह आपका केरल वगैरह में होता है कलारीपट्टू। केरल ऑप्शन में नहीं है तो कर्नाटक से भी काम चला लेना। इनके अलावा थांगटा, ये मणिपुर में प्रचलित है, इसमें तलवार और भाला का प्रैक्टिस किया जाता है थांगटा में, मणिपुर का मार्शल आर्ट। और आएंगे तो सरित सरक, एक ऐसा भी मार्शल आर्ट है जो निशस्त्र मार्शल आर्ट है, इसमें कुछ भी हाथ में नहीं होता है, निहत्था इसमें लड़ते हैं लोग। ये भी मार्शल आर्ट कहाँ का फॉर्म है? मणिपुर का है। इनके अलावा परिखंडा, यह बिहार में करी जाती है, लेकिन छोटे मोटे पैमाने पे, ये बहुत बड़ी पैमाने पे नहीं होती है। परिखंडा मार्शल आर्ट ये बिहार का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गतका मार्शल आर्ट ये पंजाब से संबंधित है। लाठी ये पश्चिम बंगाल से है। मलखंभ ये मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है। तो ये कुछ राज्य के मार्शल आर्ट जैसे नृत्य क्या मतलब खेल कहिए जो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो खेलो इंडिया का छठा संस्करण था, 6th इवेंट, 19 से 31 जनवरी 2024 तमिलनाडु के 4 शहर, ये 4 शहर बहुत इंपॉर्टेंट दादा, इसे जरूर याद रखिएगा। ये 4 शहर है ना, ये कौन कौन से हैं? चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कमतूर। इस खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? स्क्वैश को, तो इसे भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सिमलम को प्रदर्शन खेल के रूप में रखा गया जो क्वेश्चन का बेस था। इस खेल की शुरुआत 2018 नई दिल्ली से हुआ था, 2023 में एमपी में, 2024 में कहाँ पे? तमिलनाडु में। 2023 और 24 दोनों के विजेता कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। इनके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा चलाए गए पत्रिका तथा संपादक में उसका मिलान सही है, संग्राम के दौरान होगा। वंदे मातरम दादा भाई नौरोजी, है ना। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, उदंत मार्दंड युगल किशोर, है ना। तो जो सही नहीं है वो पहचानना है, हाँ, किसका मिलान सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो पहचानना है दादा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करेंगे जरा, जो सही नहीं है ना वो पहचानना है, ठीक है। बाद बाकी है ना आपका सही है। तो यहाँ पे वंदे मातरम जो पत्रिका है इसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किए थे, इसका संपादन कौन किए थे? अरविंद घोष ने किए थे। अगर आपके मन में वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ये आ रहा है तो आ तो सही रहा है, लेकिन जो है लाइन गलत है। जो वंदे मातरम गीत है ये बेसिकली आनंद मठ नामक जो बुक है वहां से लिया गया है, और इस आनंद मठ के रचयिता है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो वंदे मातरम है इनके लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही है ना, इनडायरेक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वंदे मातरम है ये पत्रिका है, पत्रिका मतलब समाचार पत्र जैसा। तो इनके जो संपादन किए थे ये अरविंद घोष किए थे। आपको रूबरू कराना उचित समझा, इसीलिए मैं इस प्रकार की जटिल थोड़ा सा बात को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कल होके गलती करके मत आना। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल सही है, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता सही है, उदंत मार्तंड जो है ये युगल किशोर के द्वारा हिंदी भाषा की प्रथम समाचार पत्र इंडिया में, तो ये भी सही है। इनके अलावा जो बात मैंने अभी कहा भाई वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से कोलकाता के 1896 के अधिवेशन में ये पहली बार कांग्रेस के बैठक में गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष कर रहे थे अध्यक्षता। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके राइटर है और आज भी हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में गाए जाते हैं। 52 सेकेंड लगते हैं इन्हें गाने में। इनके अलावा उदंत मार्दंड के बारे में बता
दिया, लेकिन हमारे देश की पहली समाचार पत्र द बंगाल गेजेट, इनके प्रकाशक कौन थे? अगस्टस जेम्स हिक्की। इनके अलावा एक्सेस ऑन गीता, देखिए वो गीता रहस्य है, वो है एक्सेस ऑन गीता, और एक वो गीता को विल्किंसन ने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो गीता भी 3-4 जगह आपको पढ़ने को मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, है ना। तो एक्सेस ऑन गीता जो है ये श्री अरविंदो घोष के द्वारा जो है आपका लिखा गया था। गीता रहस्य, मराठा और केसरी, ये 3 अलग अलग लेख हैं जिनके कौन है राइटर? तो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। इंडिया में जो है होम रूल लीग से जुड़े रहे थे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में, है ना, प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज का शिकार बने थे, ये भी गरम दल के नेता थे। इनके अलावा इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने का गौरव देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। इनके अलावा लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये तीनों अलग अलग हैं। इन नामक समाचार पत्र का जो संपादन है मदन मोहन मालवीय साहब किए थे। मदन मोहन मालवीय साहब को महामाना भी कहा जाता है और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना भी किए थे। यंग इंडिया, हरिजन, मैम एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन ओपिनियन, एथिकल रिलीजन, नवजीवन, ये सभी के सभी जो हैं महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें नवजीवन के बारे में एक चीज पूछा जाता है कि ये किस भाषा में प्रकाशित होते थे, तो आप बताइएगा। ये गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। अगला है 2023 में भारत का कौन सा पहला स्टेट है जो फ्री IVF ट्रीटमेंट देने की घोषणा की है? IVF समझते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, जो नेचुरल, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो बाहर से जो है सिंथेटिक वे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये एक पात्र में किया जाता है, उसमें टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे रखा जाएगा। फिर जब है ना थोड़ी दिन के बाद उन्हें माता या फिर मादा कहिए, इनके शरीर में प्रतिस्थापित किए जाते हैं और इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटी जो है आजकल दुनिया में अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले जो है कौन सा ऐसा स्टेट घोषणा किया है कि फ्री में IVF ट्रीटमेंट दिया जाएगा? तो ये है गोवा। गोवा जो है फ्री में IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य है। इनके अलावा IVF का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया था CGL मेंस में। तो इसका क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर या फिर माता के शरीर के बाहर, फिर उसे प्रतिस्थापन माता के शरीर में किया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन सी योजना चला रहे हैं जो पॉपुलर है? तो मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, ये गोवा में चलता है, तीर्थ यात्रा से संबंधित योजना है ना। सावंत जी वहां के जो है मुख्यमंत्री हैं। गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटू राज्य है। गोवा को जो है पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया था, इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत सबसे पहले आया भी पुर्तगाली और सबसे बाद में गया भी पुर्तगाली। ठीक है, 1947 में आज़ाद होने के बाद भी 1961 तक अपना कब्जा जमाए रहा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि गोवा जो है आर्टिकल 44 को तो सब दिन लागू कर रहा है, तो फिर उत्तराखंड जो अभी आर्टिकल 44 लागू किया है, तो ये पहला राज्य कैसे बना? तो ये जो आर्टिकल 44 से ये पुर्तगाली के समय से इस प्रकार का प्रावधान वहां पे किया गया था। तो जब गोवा को हम छुड़ाए तो ये एक प्रचलन में आ गया, है ना, एक रोटेट होने लगा, एक मतलब इस प्रकार की क्रिया, तो इसीलिए नहीं माना जाता है। ये लगता है कि पहले से ही लगा था, इसीलिए उत्तराखंड जो अभी आर्टिकल 44 लगाया है तो उत्तराखंड ही पहला राज्य माना जाएगा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है। इनके अलावा 1961 में आज़ाद कराकर 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को हम सबसे पहले यूटी बनाए। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन, अच्छा 12वां संविधान संशोधन की ईस्वी चाहिए तो 1962 लिख लीजिएगा। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा में मनोहर पारिकर हवाई अड्डा है, ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर आपका जो है अभयारण्य है या नेशनल पार्क है, ये भी आपके गोवा में है। गोवा में मरमा गोवा बंदरगाह है जो जुआरी नदी के समीप है। डायरेक्ट पूछा गया था, अभी एग्जाम कौन सा चल रहा था भाई, दिल्ली पुलिस ना, उसमें पूछा गया था ये जुआरी नदी कहाँ पे है और नवसारी कहाँ है। तो नवसारी आपका सूरत में है जो जरी के लिए प्रसिद्ध है, बता चुका था। और जुआरी नदी जो है ये आपका गोवा में है ना। जुआरी नदी, मांडवी नदी, ये सभी आपके गोवा में है। इस बंदरगाह से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है। 1 नंबर पे अगर लौह अयस्क की बात करें तो मरमा गोवा बंदरगाह। 2 नंबर पे बात करें कि लौह अयस्क कहाँ से जो है आपका निर्यात होता है तो बेंगलोर बंदरगाह
या फिर मंगलौर बंदरगाह, दोनों बात ध्यान रखिएगा। इनके अलावा बंदरगाह के बारे में एक एक फैक्ट मैं हाल फिलहाल के ही किसी क्लास में बता चुका हूं, देख लीजिएगा। बंदरगाह से आने वाले समय में क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि ये चीज जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान देता है बंदरगाह। इनके अलावा गोवा में कौन सी भाषा, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा। अभी जो आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेटेस्ट है, जो दामोदर मौजे को दिया गया है, ये कोंकणी भाषा में ही दिया गया है। इससे पहले नीलमणि फुकन असमिया भाषा को दिया गया था। गोवा में कोकण तट है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इनका भी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोवा के अंदर ही है। मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए राजस्थान के जिले से 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक जैसे जाति की एक जगह क्वेश्चन देखेंगे। तो मरु महोत्सव ये जैसलमेर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत जो है कब हुई थी, आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा। प्रोजेक्ट हाथी बताइएगा, ठीक है। हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में, जैसलमेर में मरु महोत्सव। देखिए पुष्कर मेला, जिसे हम ऊंट मेला भी कहते हैं, ये राजस्थान के अजमेर में लगता है या मनाया जाता है। लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव कहेगा ना दादा, तो फिर जम्मू कश्मीर आंसर मारना है, क्योंकि पुष्कर महोत्सव एक प्रकार का त्योहार है, जबकि पुष्कर मेला एक प्रकार का मेला है, ठीक है। तो मेला वाला कहाँ होता है, कहाँ पे भैया, राजस्थान के अंदर, और पुष्कर महोत्सव कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगती है, ये तो आप सभी जानते हैं। राजस्थान के बीकानेर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव लगेगा। देखिए अभी आपने देखा था कि पुष्कर मेला को क्या कहते हैं, तो इसे ऊंट मेला कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला नहीं कहते हैं, लेकिन जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला कहेगा तो फिर बीकानेर आंसर करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए कि कब कैसा पूछेगा तो कैसा दंडवत करना है, ठीक है। इनके अलावा राजस्थान में कैला देवी मेला सवाई माधोपुर में लगती है, तो ये कुछ राजस्थान के आपके। इनके अलावा ओंग और तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ओंग नदी, तेल नदी, ये जो सहायक नदी है जोंक नदी है ना, तो ये जो सहायक नदी है महानदी की है। किसकी है? महानदी की है। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित सिहावा नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ रायपुर सिहावा, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में फ्लो होते हुए फिर ये चला जाता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महानदी की बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ी, दक्षिण में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में से मैकाल पर्वतमाला घेरता है। ये वही मैकाल पर्वत है भैयों, जहां से आपका नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक की चोटी मैकाल रेंज में ही स्थित है, ठीक है भाई। इसके अलावा पूर्वी घाट किसे कहते हैं? तो ये आप तो जानते ही हैं, ये जो कलिंग तट है ये पूर्वी तट है, ये इसे पूर्वी घाट कहते हैं, है ना। और इधर हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को अलग अलग काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, इस प्रकार से है। पूर्वी घाट में उत्तरी सरकार भी कहते हैं, लेकिन कलिंग तट, पूर्वी घाट, ये सब ध्यान रखिएगा। और ये दोनों के जो भी शेप पर है, यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु है, जहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी होगी और दोनों घाट का मिलन होगा। इनके अलावा महानदी पर ही भारत की सबसे लंबी हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा की सबसे लंबी नदी भी महानदी ही है, ठीक है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी भी है एकदम फेमस, लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस है कौन सा? आपका महानदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ओंग, जोंक, तेल, ये सभी के सभी महानदी के सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना रविशंकर बांध परियोजना, हंसदेव बागो, तांदुला, दुधवा जलाशय, ये सभी के सभी महानदी के ऊपर है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा महानदी बेसिन में कोयला, लोहा, मैगजीन इत्यादि पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के समीप से होती है। दूसरा कौन सा सबसे बड़ा? कृष्णा। इसका कहां से निकलता है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। और कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत की गंगा, ठीक है। महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। उड़ीसा का शोक भी महानदी को ही कहा जाता है। अगला है फीडे रैंक महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस
चेस खिलाड़ी ने जीता। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका फेड रैंक में स्विस 2023 टाइटल जो है भारत में आर वैशाली ने जीती थी। ठीक है, तो आर वैशाली महिला से स्पष्ट है, महिला ही जीतेगा। इनके अलावा वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर भी बनी, जो एकमात्र भाई बहन की जोड़ी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जैसी सफलता को हासिल किया। आर प्रागनंदा और वैशाली रमेश बाबू दोनों भाई बहन है ना। इनके अलावा भारत में 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं, 82वें ग्रैंड मास्टर बपुल्ला प्रणीत तेलंगाना, 81वीं ग्रैंड मास्टर सायंतन दास कोलकाता। तो इनका स्टेट भी जरूर याद रखें, काम आ जाती है। इनके अलावा भारत में प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी, है ना, एस विजया लक्ष्मी। इनके अलावा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। 2022 में ओलंपियाड भी हुआ था यहाँ पे। इनके अलावा 2023 में शतरंज वर्ल्ड कप जो अजरबैजान के बाकू में हुआ, बाकू के अजरबैजान में हुआ, तो इनके विजेता कौन है? कार्लसन मैग्नस। कहाँ के रहने वाले हैं कार्लसन मैग्नस? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनके अलावा आर प्राज्ञनंदा उप विजेता रहे वर्ल्ड कप शतरंज वाली 2023 में। शतरंज के बोर्ड पे कितने घर होते हैं? 64। कितने कलर में बटे होते हैं? 2 कलर में, जनरली काला और व्हाइट रहता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 नए राज्य के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आजकल ये भी फैसिलिटी में क्वेश्चन, मतलब ये भी ढर रहा है एग्जामिनर का, इस प्रकार का जो है आपको प्लेटफॉर्म देता है कि भाई अमुक समय कौन आपका मुख्यमंत्री था या फिर कोई शासक था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों राज्य का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है भारत के प्रधानमंत्री के पोस्ट पे आसीन थे। तेलंगाना राज्य के गठन के समय मोदी साहब आए थे। मोदी साहब आई थिंक 26 मई 2014 को शपथ लिए थे और तेलंगाना राज्य बना था आपका 2 जून 2014 को। ठीक है भाई, आते आते पहले तेलंगाना को ही टिकट काटा। ठीक है, तो तेलंगाना बना। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। क्या नाम है भाई मुख्यमंत्री का? रेवंत रेड्डी। क्या नाम है? रेवंत रेड्डी, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब होती है? 2019 में होती है। यहीं से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि 2019 में संविधान के कौन से 2 आर्टिकल समाप्त हो गया? तो 370 और 35 का ये दोनों आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को रिलेट करता था, खत्म। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य संविधान में जब जोड़े गए 1976 में, पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, पहली बार ये तो तीसरी बार था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले पे इसरो की स्थापना, तो उस समय जो है कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी। नई आर्थिक नीति 1991 जब आया था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस पे फोकस किया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब। इनके अलावा ग्राम पंचायत का गठन 1959, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में जो फैक्ट्रियां लगी है ना, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये 86वां संविधान संशोधन यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी? तो इसलिए जरूरी भाई क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित और ये मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में इंटरफेयर करता। कैसे भैया? 51 के ए के 11 में जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य है। और आपका आर्टिकल 21 का ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। तो दोनों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा मुगल वंश के किस शासक ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में भारत का सम्राट बना था? तो भाई बहादुर शाह प्रथम जिनका नाम था, बहादुर शाह द्वितीय आप सभी जानते हैं कि भाई अंतिम जो है मुगल बादशाह था, जिन्हें पकड़ के अंग्रेज रंगून ले गया 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, तो जो बहादुर शाह प्रथम है ये मोहम्मद मुअज्जम का नाम था। किसका नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम को शाह बे खबर भी कहा जाता है। शाह ए बेखबर। बेखबर तो आप सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा होता है जिसको कोई चीज का परवाह नहीं होता, उसे बेखबर बोलते हैं, है ना। मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक बना था। एक तो औरंगजेब खुद लड़ाई करके बैठे थे कि अपने भाइयों को मार के, है ना। जो धर्मत का देवराय का युद्ध हुआ था तो भाइयों को हराया था, दारा सिकोह को। ठीक है, उसके बाद जब औरंगजेब गए तो ये आए कौन? मुअज्जम। तो मुअज्जम को क्या क्या कहते थे? तो शाह एक बेखबर। इसके अलावा इनका जो है नाम किस नाम से बैठे थे? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इनके अलावा
मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा के। मुगल वंश के काल में अकबर के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इसमें कई सारे साहित्यिक विद्वान हुए, साहित्यिक रचना वगैरह हुए। इसके जो जहांगीर है इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल, और जो आपका शाहजहां है उनके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के काल में क्या क्या आया क्या नहीं आया जरा देखते हैं। अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा आया, दीन एक नया धर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया, दहसाला बंदोबस्त, टोडरमल, इसके अलावा भारतीय इत्यादि शुरू की गई। ठीक है, आगरा के किला का निर्माण करवाया कौन? अकबर ने। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, तो महाराणा प्रताप के खिलाफ यानी अकबर के सेना में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था ये कौन थे भाई? आमेर के राजा मान सिंह। हाँ, इसके अलावा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जहांगीर को हम किस लिए याद करते हैं? न्याय के जंजीर के लिए याद करते हैं, चित्रकला को टॉप पे पहुंचाने के लिए याद करते हैं, कश्मीर में शालीमार बाग बनवाने के लिए याद करते हैं। जहांगीर की जीवनी अर्थात इकबाल नामा ए जहांगीरी ये पुस्तक है, इनके लेखक मुतामिद खान है। ठीक है, लेकिन एक जहांगीर नामा जहांगीर ने खुद ही लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी या फिर जहांगीर नामा, ये किताब जहांगीर खुद ही लिखा है जो आपका फारसी भाषा में हुआ करता था। लेकिन जहांगीर के ऊपर मुतामिद खान भी एक किताब लिखा जिनका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीर। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा दोस्त, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। मैं यही चाहता हूं जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वास्तव में टाइम पास करने नहीं आते हैं, उनको मैं सफल करवाऊं। ठीक है, बस इतना ही। तो जो देख रहे हो वही लाइक करो यार, दुनिया क्या नहीं देखता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अलावा बाबर की द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, इसलिए मैं शुरू में लाइक करने नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ आदमी सिर्फ टाइम पास करने आता है और उसको इतनी सारी फैक्चुअल नॉलेज उसके दिमाग में समा नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ के चला जाता है। जो लास्ट तक टिकेगा वही झंडा गाड़ेगा। ठीक है भाई, बाबर के द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई, पानीपत की प्रथम 1526 ये इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया था। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदनी राय को हराया था। 1529 घाघरा का युद्ध नसरत शाह को हराया था। तो ये 4 लड़ाई है ना, इसका मैंने अपने जमाने में जैसा कि बनाया था, पानी पियो खानवा है ना, खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, ऐसे मैंने बनाया था, आप लोगों को जैसा सेट हो बनाइए। इसके अलावा बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर, तुर्की भाषा में लिखा गया आत्मकथा बाबर का। बाबर को उनके इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया? काबुल। काबुल से पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा में, फिर कोरा गया मतलब हटाया गया, फिर काबुल ले जाया गया उनके किताब उताब देखने के बाद। इनके अलावा बाबर मुगल वंश की स्थापना से पूर्व कहाँ का शासक? फरगना। बाबर को क्या कहा जाता था? कलंदर, दानशीलता के भावना हेतु। इनके अलावा बाबर की पिता का नाम हमने पिछले क्लास में पूछा था, बहुत बच्चे जवाब दिए, बहुत अच्छा। इनके अलावा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल। मुगल वंश में इन्होंने लाल किला, मयूर सिंहासन इत्यादि, ताजमहल, आगरा में मोती मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाए। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन हुए? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से मयूर सिंहासन कौन छीना? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था, इसे लूटकर कोहिनूर हीरा के साथ ईरान ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। अब हुमायूं, ये सबसे बदनसीब आपका जो है मुगल बादशाह रहा, इसके काल जो है हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा और कुछ भी खुद से अच्छा से नहीं करवा पाए। ठीक है, हुमायूं के द्वारा प्रमुख युद्ध 1539 चौसा का युद्ध होता है। शेरशाह सूरी की विजय होती है इस युद्ध में भी, लेकिन तो उस समय तख्ता पलट नहीं होता है। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध अगले साल ही होता है। शेरशाह सूरी फिर से विजय होता है और इस बार पथकनी डाल के जो है हुमायूं को निर्वासित कर देते हैं और एक नया वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था जिसका नाम सुर वंश था। ठीक है भाई, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं की जो किताब है वो दूसरे आदमी लिखे, गुलबदन बेगम, ये जो है मुगल आपकी बालाएं थी। इनके अलावा हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, ये उनकी विधवा पत्नी बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। जो मुगल मकबरा में ये पहला गार्डन मकबरा है। इनके अलावा औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच दुगो युद्ध, एगो धर्मत का युद्ध, एगो देवराय का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध 58 में, देवराय का युद्ध 59 में। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब जीत गया था लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ था, यानी सत्ता में नहीं आया। 59 में आया देवराय के युद्ध में, इसीलिए बता दिया।
व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? उस दिन हम आपको बताए थे कि जीडीपी में गणना करने के लिए किस प्रकार की वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर था मध्यवर्ती वस्तु। और क्यों नहीं शामिल किया जाता है? डबल काउंट से बचने के लिए, मैंने आपको बता दिया था। इसीलिए यहाँ पे बी दूसरा क्वेश्चन है, व्यय विधि से, है ना, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी को गणना करने के लिए जो है ना, क्या शामिल नहीं किया जाता? तो मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता। व्यय विधि से जीएनपी की गणना में सकल घरेलू, निजी निवेश, निबंध, विदेशी निवेश, यहाँ पे निविल लिखिएगा, निविल विदेशी निवेश, निजी उपभोग, व्यय इत्यादि को शामिल किया जाता है, लेकिन मूल्यह्रास को शामिल नहीं करा जाता। जीएनपी की गणना कितने विधि से किए जाते हैं? तो आय उपागम, व्यय उपागम और अतिरिक्त मूल्य उपागम, ठीक है ना, इस तीनों विधि से किया जा सकता है। जीएनपी का सूत्र अगर सूत्रीय फॉर्म में देखें तो वही होता है जो मैं आपको बताया था, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे एक्स क्या है? देसी आदमी, है ना, विदेश में जाके कमा रहा है, और एम क्या है? विदेशी आदमी देश में आके कमा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़ घटा लेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय आय, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है ना, जो आपका एनएनपी का मूल्यांकन अथवा मैप साधन फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट पे अगर इसका आप मूल्यांकन करेंगे एनएनपी का तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। ये किताबी भाषा है, इसे सिंपल भाषा में समझिए। अगर एनएनपी को आप फैक्टर कॉस्ट पे मूल्यांकन करेंगे तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसीलिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एनएनपी की तुलना में मतलब रिलेट किया जाता है ना। राष्ट्रीय आय, निविल राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये सूत्र को डायरेक्ट याद रखेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय आय में आपको 4 ग्राफ दे देगा इस प्रकार से, फिर निविल राष्ट्रीय आय प्लस अप्रत्यक्ष कर लिख देगा, प्लस सब्सिडी लिख लेगा, फिर माइनस सब्सिडी लिख देगा। तो आपको कौन सा एक ऑप्शन चूज करना है? तो ये सूत्र को डायरेक्ट याद रखें, राष्ट्रीय आय बराबर निविल राष्ट्रीय आय माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है भैया। राष्ट्रीय आय को एक इधर की फॉर्म में भी है जो बिना सूत्रीय है, ये क्या है? लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस भुगतान, ये भी राष्ट्रीय आय होता है। एनएनपी बराबर क्या? जीडीपी प्लस विदेश से आय माइनस मूल्यह्रास होता है। तो एक ही चीज को आप कई ढंग से जो है रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो नहीं पढ़े थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो हूबहू सेम फॉर्मेट में आपकी एग्जाम में आता है, जो सूत्र वगैरह है, तो उसे जरूर थोड़ा सा अपने आंख के अंदर फोटो खींच के जाए। इनके अलावा समा भाटे, जिसे 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किससे जुड़ी हुई है? तो ये कथक नृत्य से जुड़ी हुई है समा भाटे। इन्हें 2021 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार में आएंगे तो बहुत प्रचलित शोभना नारायण, उमा शर्मा, बिरजू महाराज लखनऊ घराना, लच्छू महाराज, है ना, सरस्वती सेन, विद्या गौरी अडकर, पुरुषोत्तम दधीची, कालका प्रसाद, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, समा भाटे, रोहिणी भाटे, नालिनी कमालिनी अस्थाना, सितारा देवी, कुमकुमधर, राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके कथक नृत्य से संबंधित कलाकारों में से हैं। हाँ, देखिए, जो चीज लुसेंट में इजी वे में मिल जाए उसे थोड़ा कम प्रायोरिटी दे, क्योंकि वो तो आपको याद हो ही गया होगा। अब लुसेंट में आपको मेरे इस स्लाइड से क्या क्या नहीं मिलेगा जरा देखिए। हम भी लुसेंट पढ़े हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं पढ़े हैं। देखिए, शोभना नारायण मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो एक तो ये हो गया। उमा वर्मा डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बिरजू महाराज मिलेगा, लच्छू महाराज मिलेगा, सरस्वती सेन नहीं मिलेगा, विद्या गौरी अदकर नहीं मिलेगा, पुरुषोत्तम दधीची नहीं मिलेगा, कालका प्रसाद मिल सकता है, कुमुदनी लखिया नहीं मिलेगा, रोहिणी भाटे नहीं मिलेगा, नालिनी कमालिनी अस्थाना नहीं मिलेगा, राघव राज भट्ट नहीं मिलेगा, कुमकुमधर नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा वो जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। इनके अलावा कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है जिसमें अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त हुआ था। कथक नृत्य के कलाकार जनरली जो है कहाँ से होते हैं? तो बनारस घराना और लखनऊ घराने से होते हैं। इसके अलावा कथक केंद्र कहाँ है भारत में? तो ये दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन है प्लेग, हैजा, गोनोरिया, खसरा। तो ये कौन सा जीवाणु से नहीं होगा? तो खसरा जो है ये जीवाणु से नहीं होता है ना। जीवाणु से होने वाले अन्य रोग में आएंगे तो टाइफाइड है, तपेदिक है, डिफ्थीरिया है, टिटनेस कोई चीज चुभ जाता है। इसके अलावा कोढ़ है, कोढ़ होता है ना, कोढ़ नहीं होता है क्या? कोढ़ फूट जाता है लोगों को, है ना। इसके अलावा निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सभी के सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसके अलावा
जो कोण अगर आदमी नहीं समझे तो जैसे सफ़ेद दाग होता है ना, बहुत भयंकर टाइप से सफ़ेद दाग की भाई पूरे शरीर ही लगभग चितकबरा जैसे हो जाता है, तो उसे कोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। इसके अलावा विषाणु से होने वाले रोगों में एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा, गलसुआ, ये सब होगा। अब यहाँ से इस स्लाइड में आपको जानने के लिए और भी है, जैसे आपका एड्स, ये कौन से वायरस से होते हैं, तो HIV वायरस से होते हैं। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स जागरूकता दिवस, एड्स दिवस खाली, जागरूकता सप्ताह अलग हो जाती है। चेचक का टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो का टीका का खोज कौन किया था, जोनास साल्क ने किया था। रेबीज के टीके का खोज कौन किया था, लुई पास्चर ने किया था, है ना। हेपेटाइटिस किससे जुड़ा हुआ रोग है, यकृत, लीवर, हार्ट मतलब जिगर से जुड़ा हुआ रोग है। इसके अलावा जो पोलियो है ना, ये तंत्रिका तंत्र को विनाश करता है, ये सब ध्यान रखेंगे। डेंगू मच्छर से होता है, ईडीज इजिप्ट मच्छर से होता है, ये सब जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। गलसुआ में कान हो गया, इसके अलावा गाल हो गया, गर्दन हो गया, ये सब सूज जाता है और दर्द करता है। इनके अलावा कटक से होने वाली रोग, है ना, कटक से कवक है भाई, कवक से होने वाली रोग, प्रमुख रोगों में दाद, खाज, खुजली, गंजापन, थोड़ा बहुत एक आध तो मिस हो जाता है, PDF सही करके दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता चुका हूं, जब तक वो निर्जीव के चक्कर में रहता है, संपर्क में रहता है, तो ये डेड के जैसा इस्तेमाल होता है। जैसे ही किसी लाइव कोशिका के संपर्क में आता है, एक्टिव हो जाता है। जीवाणु, कवक, शैवाल को जनरली हम किस ग्रुप में रखते हैं, तो इसे हम थैलोफाइटा समूह में रखते हैं। इसके अलावा महान स्वतंत्रता सेनानी लखन नायक जो उड़ीसा के रहने वाले थे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लेने हेतु अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दिए थे। देखिए खुदीराम बोस सबको हम पढ़ लेते हैं, इस प्रकार के फॉर्म में भगत सिंह साहब को पढ़ लेते हैं, तो कुछ और स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी जिंदगी को कुर्बान किए और बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, तो आपके एग्जाम में आता है जी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है भैया कौन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के चलते जो है ना, इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। कौन है स्वतंत्रता सेनानी साहब, है ना, लखन नायक, उड़ीसा के रहने वाले थे, है ना, शहीद हुए। इनके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार गांधी जी, यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण हुआ था या विफलता के कारण हुआ था, यानी जो क्रिप्स मिशन खरा नहीं उतरा अपने कहने पर, तब ये आंदोलन लाया गया गांधी जी के द्वारा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से स्टार्ट करा गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिए थे। इसी आंदोलन में गांधी जी को कैद करके अंग्रेज ने आगा खान पैलेस में रखा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि नेतागण जो है भाग लिए थे। इनके अलावा जो वीर लखन, ये वाला जो आपने क्वेश्चन का बेस देखा, ये 1943 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दिया था। महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत की पेशा छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होता है, इसी कारण असहयोग आंदोलन को अंततः बंद करना पड़ा था। हालांकि इसमें कई सारे जो है दिक्कतें आई थी, क्योंकि जो अन्य नेतागण थे वो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन बंद हो, और नहीं भी बंद होना था, ठीक है। इसके अलावा 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अपना अलग पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इनके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह साहब को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दिए थे। भगत सिंह असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। भगत सिंह का जन्म बंगा नामक गांव में हुआ था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किए थे। भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA कहते हैं, इसका नाम बदल के HSRA हसरा कर दिए थे 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और कहाँ किए थे, तो दिल्ली में किए थे, ठीक है, अपने नौजवान सभा के सदस्यों के साथ मिलकर। भगत सिंह के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में से जो पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट। इनके अलावा महात्मा गांधी के अन्य प्रमुख आंदोलन में आएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917, ये जो है इंडिया लौटने के बाद पहला विस्तृत सत्याग्रह था। 1920 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में दांडी मार्च, 1930 में दांडी मार्च होगा, चलिए ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, खेरा सत्याग्रह 1918, दांडी मार्च 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इनके अलावा 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना, जिसमें लगभग 150 अंग्रेज को बंदी बना दिए गए, जिसमें से मैक्सिमम मर गए दम घुट के। तो ये घटना कहाँ हुआ था, तो ये घटना पहले कलकत्ता
कलकत्ता में हुआ था। और ये किस अवध के बंगाल के नवाब के समय हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय हुआ था। ठीक है। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1707 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान के द्वारा किया गया था, इसीलिए बंगाल का फर्स्ट नवाब इसे कहा जाता है। इसके अलावा मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान जो है शासन में आए थे, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला शासन में आए थे। क्योंकि सिराजुद्दौला काफ़ी फेमस है बंगाल के नवाबों में, इसीलिए इनका क्रम पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपका गुलाम वंश में इल्तुतमिश का पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट ही बैठ गए होंगे, ऐसा नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद पहले आराम शाह आया, उससे हटाकर तब इल्तुतमिश बैठा, तो इल्तुतमिश भी थर्ड शासक हुए, और यहाँ पर सिराजुद्दौला भी थर्ड शासक हैं। ठीक है। इनके अलावा प्लासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, है ना। सिराजुद्दौला के सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिर्जा पूरा एक सेकेंड यहाँ पे राजा दुर्लभ राय कर रहे थे सिराजुद्दौला के सेनाओं का नेतृत्व, जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें। ठीक है। इसके अलावा 1764 बक्सर का युद्ध जो हुआ था, ये हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, तो इधर से तीनों आदमी की सेना और उधर से अंग्रेज हेक्टर मुनरो। इसके अलावा प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। ये भी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय ने किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव किए थे, कि सब बक्सर की जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज कौन थे? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 हरियाणा जीते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच हरियाणा और राजस्थान के बीच, जहां राजस्थान उपविजेता है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो ये पंजाब रहे हैं, और उपविजेता कौन रहे? तो बड़ोदरा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीता था, उपविजेता बंगाल। संतोष ट्रॉफी 2023 54 साल के बाद कर्नाटक, उपविजेता मेघालय। 37वां राष्ट्रीय खेल के विजेता महाराष्ट्र। तो ये थे आपका आज का। अभी और भी क्वेश्चन है भाई, चलो माफ कीजिए, और भी क्वेश्चन है भाई। परमाणु भौतिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अर्नस्ट रदरफोर्ड को। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बाबेज को। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ये हाल फिलहाल में एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया और बच्चे ने चार्ल्स बेबेज लगा दिया। अरे कुछ तो लिहाज करो, पीछे आधुनिक लगा हुआ है ना। तो एग्जामिनर थोड़ी ना उसके माथे में चील काट रहा है कि आधुनिक लगा देगा खुद को, कुछ ना कुछ रीजन रहेगा ना। तो यहाँ पे आधुनिक जो है लगाया है, तो इसका आंसर होता है एलन ट्यूरिंग। कौन होता है भाई? एलन ट्यूरिंग होता है। और सुपर कंप्यूटर लगा देगा तो ये चार्ल्स बेबेज लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सैमुअल क्रे लगाना। सुपर कंप्यूटर अगर पूछेगा कि उनके पिता कौन है, तो सैमुअल क्रे। और भारत में सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो फिर से आंसर चेंज, विजय भटकर। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कारक है, इनमें छोटा सा बात है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है हवा के अनुसार। इसके अलावा इंटरनेट के जनक है विसेंट सर्फ। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, ये आपका इंडिया लेवल पे। आयुर्वेद के जनक चरक किसके दरबारी थे? क्वेश्चन डिमांड, आंसर डिमांड है आपसे। इसके अलावा आवर्त सारणी के जनक दामित्री मेंडेलीव, लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने ही तथ्य? 63 है। इसके अलावा किस पे हुआ करता था? भार पे। अभी जो हम आवर्त सारणी यूज करते हैं वो मोस्ले का मतलब प्रिंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन इनके किताब का नाम है। इनके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर एलेक जेफरिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में 2023 तक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं किया? ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तो किया है। पीएफसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी, ये भी किया है। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, ये भी किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। हाल जो है ये आपके महारत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के 13 महारत्न कंपनी इस प्रकार से है ना। भेल है, बीपीसीएल है, सीआईएल है, गेल है, हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओआईसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पीएफसी, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड आईओसी। तो ये सभी के सभी जो है आपके 13 क्या है महारत्न कंपनी है ना। इनके टर्नओवर के हिसाब से इसे जो है डिसाइड करा जाता है। महारत्न कंपनी बहुत सारे मामले में खुद ही फैसला ले सकते हैं। इनके अलावा सुधा रघुनाथन का संबंध किससे है?
तो कर्नाटक संगीत से भैया सुधा रघुनाथन का संबंध। सुधा रघुनाथन और राधा नंबूदरी को ये 2021 में कर्नाटक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोनों नाम याद रखिएगा, सुधा रघुनाथन, राधा नंबूदरी। नाम से ऐसा ही स्पष्ट है, जब भी पूछेगा तो उसमें जो है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किससे संबंधित है, गायन से, वाद्य यंत्र से, नृत्य से, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ताकि आप कंफ्यूज करो, क्योंकि पता है इनको कि ऐसा नाम अगर संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दे दे, कर्नाटक संगीत दे दे तो 90 से 99 बच्चा कर्नाटक संगीत चूज कर लेगा और सही कर लेगा। तो भी एग्जामिनर बहुत चालाक है, तो इसका क्षेत्र पूछेगा, जब भी पूछेगा तो एकदम गांठ बांध लो। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास को कहा जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथु दीक्षितर स्वामी तथा श्यामा शास्त्री, ये त्रिमूर्ति है आपके कर्नाटक संगीत के। कर्नाटक संगीत का क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि तक ही सीमित है। बाद बाकी इंडिया में इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसके अलावा जो है आपका कहाँ पे, हाँ, संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम एम सुब्बालक्ष्मी मैडम को भारत रत्न दिया गया 1998 में। ये भी कर्नाटक संगीत से ही जुड़ी हुई थी। इनके अलावा 1999 में पंडित रविशंकर साहब को सितार के लिए दिया गया था। 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां सनाई, लता मंगेशकर पार्श्व गायिका। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया। तो संगीत के क्षेत्र में इतने कैरेक्टर हैं। 2024 के लिए भारत रत्न किन 2 विभूतियों को दिया गया है, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहले एक विभूति का नाम आउट हुआ, फिर 4-5 दिन के बाद दूसरे विभूति का नाम आउट हुआ और दूसरे विभूति का भी नाम हम किसी न किसी क्लास में ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों को बताना जो है अब कि कौन से 2 हस्ती हैं जिन्हें 2024 के लिए भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था, आपका अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप बात कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 10, 20, 50 रुपये की जो आपका ये पीडीएफ है, ये दुनिया में जो कहीं भी 999 की आप जीके की क्लास खोजते हैं और दुनिया भर के रिमोट वाला जो क्लास होता है ना, ऐसा रिमोट दबाया, क्वेश्चन स्लाइड हुआ, फिर रंग बिरंगे पट्टी बने होते हैं, है ना, देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, ये बात तो है। तो उन सभी क्लास पे ये भारी पड़ेगा एकदम 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।